Now, student, let's see the next topic. That is, France become a constitutional monarchy of French Revolution. The National Assembly completed. Actually, नेशनल असेंबली ने 1791 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कंप्लीट किया और इस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्ट रखा गया टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क. मोनार्क के पावर को कम करना इसका मेन ऑब्जेक्ट था. इसमें जो है पावर को किसी एक पर्सन को देने के बजाय जो है पूरा जो पावर है वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन में डिवाइड कर दिया गया. जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, इन तीनों को बांट दिया गया. दिस मेड फ्रांस, इसकी वजह से जो है फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया. कैसे? हाउ? सी दिस ग्राफ. दिस इज जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव किंग, मिनिस्टर्स, लेजिस्लेटिव, नेशनल असेंबली, इलेक्टर्स. नाउ सी, पूरे सिटीजन्स को दो पार्ट में बांटा गया. एक एक्टिव सिटीजन और दूसरा पैसिव सिटीजन. एक्टिव सिटीजन वो लोग जो वोट के लिए इंटाइटल्ड थे. इसमें 4 मिलियन को रखा गया था. टोटल पॉपुलेशन 28 मिलियन था जिसमें 4 मिलियन को रखा गया. इसमें पैसिव सिटीजन, नो वोटिंग राइट. इसमें 3 मिलियन मेन, वुमेन, चिल्ड्रेन, यूथ बिलो 25 सबको इसमें शामिल कर दिया गया. अब ये जो एक्टिव सिटीजन थे ये 50,000 इलेक्टर्स को इलेक्ट करते थे. उसके बाद ये इलेक्टर्स जो है नेशनल असेंबली को इलेक्ट करते थे 745 मेंबर्स को. नेशनल असेंबली कंट्रोल करता था मिनिस्टर्स को एज वेल एज किंग. किंग कंट्रोल करता था नेशनल असेंबली को. नाउ दिस सिटीजन्स ऑल्सो इलेक्ट द जुडिशियरी. एक्टिव सिटीजन्स ऑल्सो जो है जजेस को इंक्लूड करते थे. नाउ लेट्स सी, 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो पावर है वो नेशनल असेंबली को दिया गया और नेशनल असेंबली जो है इनडायरेक्टली इलेक्ट होती थी. इसमें जो वोट जो था वो डायरेक्ट नहीं पड़ता था, वो इनडायरेक्टली इलेक्टोरल्स के माध्यम से जो है ये इलेक्ट होते थे. सिटीजन्स वोटेड फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्टोरल्स. सिटीजन जो है इलेक्टोरल्स को इलेक्ट करते थे और वो लोग नेशनल असेंबली को इलेक्ट करते थे. और सभी सिटीजन जो है वो वोटिंग राइट नहीं था. 25 ईयर्स से ज़्यादा जो भी मेन थे जो कम से कम 3 डेज के लेबर के बेस के बराबर टैक्स देते थे उन्हीं को जो है दिया गया था टैक्स पे करने का, उन्हीं को दिया गया था वोट देने का राइट. और बाकी सब जितने मेन और वुमेन जो भी थे सबको पैसिव सिटीजन बना करके बाहर रख दिया गया था. इलेक्टोरल होने के लिए या नेशनल असेंबली में जाने के लिए सबसे हाईएस्ट टैक्स पेयर होना ज़रूरी था. जो जितना ज़्यादा टैक्स देगा वही सबसे हाईएस्ट पोस्ट पर पहुंच सकता था इन दिस सिस्टम. नाउ लेट्स सी, इस कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या राइट्स दिए गए. तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार जो है डिक्लेरेशन हुआ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन का, जिसमें राइट बहुत सारे डिफरेंट राइट्स दिए गए. जिसमें राइट टू लाइफ दिया गया, स्पीच ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, लॉ के सामने बराबरी दिया गया. और बताया गया कि ये जो राइट्स है वो नेचुरल और इनएलिएनेबल राइट्स हैं. इसको जो है बाय बर्थ ही सबको मिल जाना चाहिए और इसको कभी भी कोई ले नहीं सकता था. और ये स्टेट का ड्यूटी बनता है कि सभी को उनकी नेचुरल राइट्स प्रोवाइड करें. दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन. ये पूरा एक्सप्लेन करके दिया गया था कि कौन कौन से राइट्स उनको दिए गए. और नाउ इस कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी करना शुरू किया. जिसमें एक जर्नलिस्ट था जिसका नाम था जीन पॉल मराट. इसने जो है क्रिटिसाइज करते हुए लिखा था कि क्यों जो है केवल वेल्थ के बेसिस पर जो है किसी को राइट टू वोट मिलना चाहिए, ये गलत है. इसको इसने जो है क्रिटिसाइज किया. इसके अलावा जो वुमेन ग्रुप था वो भी जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट था, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन में वुमेन को भी कोई राइट प्रोवाइड नहीं किया गया था.